नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में सबसे पहले हम लोग दृष्टि आईएएस से, इसके अलावा ध्येय आईएएस और जीएस वर्ल्ड से यहाँ पे हम लोग टेस्ट देखे हैं। टोटल लगभग हम लोग 20 प्लस टेस्ट यहाँ पे देख चुके हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग कवर किए हैं। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं, वीडियो काफ़ी लेंथ जो है हम लोग का लंबा रहा है, बट एक्सप्लेनेशन के साथ देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। जो लोग भी नए हैं, अगर चाहते हैं आप लोग देखना, तो जाके जो है 1.5 में करके देख सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ की मैं बात करूं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। अगर चाहते हैं आप रिवीजन पर्पज से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे जो है आप सभी के लिए जो करंट अफेयर कराया जा रहा है यूपीपीसीएस प्रीलिम 2023 को ध्यान में रखते हुए, जो अभी हम घटना चक्र जो है वार्षिकी जो 15 अप्रैल तक अपडेट किया गया है, उसी से हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें जो हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का 2 पार्ट में देखे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे हम लोग खेल परिदृश्य पिछला लेक्चर में देखे हैं, यानी आज ही जो है सुबह में आपको खेल परिदृश्य अपलोड किया गया है। ये आपके लिए जितना भी लेक्चर अभी बनाया जा रहा है, बिल्कुल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। इसके अलावा ध्यान देंगे तो आपको जो इकोनॉमी से रिलेटेड डाटा का भी एक वीडियो अपलोड किया गया है, घटना सार का वीडियो अपलोड किया गया है पूरे 1 साल का, यूपी स्पेशल मैप का वीडियो अपलोड किया गया है। ये सारा कुछ आप चाहें तो एक बार जाके देख सकते हैं और अपना जो है तैयारी को जो है और बेहतरीन जो है बना सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग ये टेस्ट देखते हैं। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी क्या करेंगे। एक पेज लें, या पेज नहीं है तो आपके पास जो सीट होगा, जो हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाता है, 1 से लेके 50 नंबर तक आप नंबरिंग कर लें। ठीक है। और सारे क्वेश्चन को पैरेलली हमारे साथ अटेम्प्ट करें। इस टेस्ट को बिल्कुल हम जैसे एग्जाम में आता है उसी नज़रिए से हम देखेंगे। तो ज़्यादा हम लोग डिस्क्राइब एक्सप्लेन वगैरह नहीं करेंगे। जो भी आंसर होगा आपको बता दिया जाएगा। पीडीएफ वगैरह के लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई आपका फीडबैक कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। मेरे पैरेलली जो है आप लोग साथ में अटेम्प्ट जरूर करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको वक्त दे दूंगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। तो भारत का जो है प्रथम एक्वा पार्क का स्थापना कहाँ किया जाएगा, आंसर करेंगे। ये किया जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस नगर में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण किया गया। ये कहाँ किया गया आपको, ग्रेटर नोएडा में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। नवंबर 2022 में भारत के पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना की गई। ये कहाँ की गई है, ये की गई है आपको फरीदाबाद में। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। नवंबर 2022 में प्रक्षेपित भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या था। बताइए, जो नवंबर 2022 में प्रक्षेपित किया गया है भारत का पहला निजी रॉकेट। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन डिस्कस भी किए हैं। ये कौन है आपका, विक्रम एस। आगे देखिए। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2022 के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार के संदर्भ में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छ शहर का पुरस्कार जो है किसको दिया गया है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 लाख से कम। ठीक है, आंसर करें इसका। 1 लाख से कम में जो है आपको पंचगनी है। ठीक है। 1 लाख से ज्यादा में पूछता तो आपको आंसर पता ही है, हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान पे कौन है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या में। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अनुसार ये वायु सर्वेक्षण है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका लखनऊ। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। ये कौन है आपका, हैदराबाद। आगे देखिए। अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किस शहर में किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया आपको, अयोध्या में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में विश्व के सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। ठीक है, शिव प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया गया है, ये नाथ द्वार में किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 में अनावरण की गई स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किससे संबंधित है? यानी स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है किसका है, यही पूछा जा रहा है आपसे। ये किसका था? नाथ प्रभु कैंपे गौड़ा का था। ये भी क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने टाइम 2022 लिस्ट में 100 मोस्ट जो है इन्फ्लुएंसिस पीपुल के स्थान प्राप्त किया है? अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को, चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो टाइम्स 2022 का लिस्ट जारी हुआ था, इसमें 100 जो है मस्ट जो है इन्फ्लुएंसेस पीपुल, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए, तो गौतम अडानी, करुणा नंदी, अडार जो है पूनावाला और खुर्रम परवेज, ठीक है, ये सारे लोग ही थे, इसमें शामिल किए गए थे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। विश्व प्रेस जो है सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? विश्व प्रेस सूचकांक, ठीक है, पैरेलली आप लोग आंसर अटेम्प्ट करते रहेंगे। तो फ्रीडम इंडेक्स में जो है आपसे पूछा जा रहा है भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक कितना है इसमें? 150 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? 4 ऑप्शन दिया गया है। स्वनिधि योजना इसके अंतर्गत कौन सा है? ये भी आपको पता होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, हम लोग इसको किए थे। ये कौन है? फुटपाथ विक्रेता, इन्हीं के लिए स्वनिधि योजना के अंतर्गत ये इनको लोन वगैरह दिया जाता है। अगला देखें, सितंबर 2022 में मनाए गए विश्व पर्यटक दिवस 2022 का थीम क्या था? विश्व पर्यटक दिवस 2022 का थीम क्या था? इसका थीम क्या था? रीथिंकिंग टूरिज्म फ्रॉम क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए? ये खेलो इंडिया जो विश्वविद्यालय खेल है कहाँ आयोजित हुआ है? ये कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? आपको 21 फरवरी को। अब देखिए, आप लोग पैरेलली में जो है क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करते रहेंगे, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन जो है जरूर अटेम्प्ट करते रहें। मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं, और अपना स्कोर चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? G20 के लिए किसको चुना गया है? तो ये आपको नई दिल्ली को। आगे देखें, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है? ये 2023 है, और ये सूचकांक हम लोग कवर किए हैं करंट अफेयर में अभी ही। कौन सा रैंक है भारत का? 126 है। ये 2023 का रिपोर्ट है। टाइम्स पत्रिका के अनुसार वर्ष 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? किसको चुना गया था? व्लादिमीर जेलेंस्की को। ये भी हम लोग करंट अफेयर में, करंट अफेयर आप लोग जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में टोटल 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ है? विश्व आर्थिक मंच जो 2023 का सम्मेलन है कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये कहाँ हुआ? आपका स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको, बताइए कौन सा इसमें गलत है। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए, महिला दिवस सही 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर विश्व जल दिवस, यही क्या है आपका? गलत हो गया। विश्व जल दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या बताना था? कौन सुमेलित नहीं, तो यही आपका सही हो जाएगा। कुष्ठ निवारण दिवस सही है, ये विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से जो भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन जो है चलाया गया था, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका। ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन गंगा। तो आपको आंसर इसका पता ही होगा सारे लोग को। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखें, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है अभी? ठीक है, कौन है? तो ये रुचिरा कंबोज है। वर्तमान में जो है इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसर अल रईसी, ये है इंटरपोल के अध्यक्ष। ये किस देश से संबंध रखते हैं? अहमद आपको नसर अल रईसी कहाँ के हैं? तो इंटरपोल के अध्यक्ष हैं, ये कहाँ के हैं ये पूछा जा रहा है।
तो ये कहाँ के, आपको संयुक्त अरब अमीरात के हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है हरिम्यू शक्ति 2022 का आयोजन किया गया? तो ये भारत और मलेशिया के बीच किया गया। आगे देखते हैं, 80वें जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जो है दिया गया? तो यहाँ पे है माल ई, असलम डग मिलेनियर, ठीक है, और ऑप्शन देखिए इधर है दी फेबलमैन्स और दी रीडर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, आंसर कर लिए होंगे आप लोग। सही आंसर हो जाएगा दी फेबलमैन्स। आगे देखिए, निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलिंजर पुरस्कार 2022 जीता है? ठीक है, कौन सा समाचार पत्र है जिसको पुलिंजर पुरस्कार 2022 मिला है? ठीक है, कौन सा है? द वाशिंगटन पोस्ट। आगे देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जो आने के चांसेज हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? ये गीतांजलि श्री को आपको पता ही है, टॉम ऑफ सैंड रेत की समाधि के लिए। अगला देखें, ये आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए जूम इन कर लेते हैं इसको, देखिए, और जूम इन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये अर्जुन पुरस्कार है, ठीक है, और एक तरफ खेल है आपको। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की अगर आप बात करेंगे तो टोटल 25 लोग को जो है अर्जुन पुरस्कार आपको दिया गया था, और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है किससे संबंधित है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सीमा पुनिया, ठीक है, सीमा पुनिया जो है ये किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है, तो ये का 3 हो जाएगा। लक्ष्य सेन आपको पता ही है, लक्ष्य सेन किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, तो 1 हो गया। सुशीला देवी, ठीक है, ये जूडो से, और लास्ट में निखत जरीन, ये किससे हो गई? बॉक्सिंग से। तो 3 1 4 2 ऑप्शन देखें, 3 1 4 2 ऑप्शन डी है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला आपको मार्च 2023 में किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पुरस्कृत किया गया? किनको जो है पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए? तो ये है आपको असदुद्दीन ओवैसी। आगे देखें, चलिए इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, हो सकता है कहीं क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो। किस राजनीतिज्ञ को वर्ष 2023 में पद्म विभूषण जो है पुरस्कार दिया गया? इनमें ऑप्शन देखें और बताएं। पद्म विभूषण बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, मुलायम सिंह यादव को दिया गया था। आगे देखें, मानव के साथ जो है कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पे प्राप्त हुआ? मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य, ये कहाँ पे मिला था अपने को? बुर्ज होम में। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अलग थी, भिन्न थी, क्यों थी ऐसा? यह एक नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक से क्यों भिन्न थी पूछा जा रहा है। तो एक नगरीय सभ्यता थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। और आगे देखें ऑप्शन, अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी में देखें, इस काल में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल इस ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी होगा। देखिए, पूछा जा रहा था कि सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से कैसे अलग थी, तो आपको पता है सिंधु घाटी जो है प्रथम नगरीय सभ्यता थी, तो सही है। चित्रलेखीय लिपि भी थी इसके पास, ये भी बात सही है, ठीक है। और इस काल में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, ये भी बात आपको पता है, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा। आगे देखिए, लोथल जो है किस नदी के तट पे अवस्थित है पूछा जा रहा है। ऑप्शन आंसर करेंगे आप लोग, तो लोथल आपको पता है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो है हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? ये भारत का पूछा जा रहा है, कौन सा है? राखीगढ़ी। आगे देखें, ये आपको सुमेलित करना है, ठीक है, आप इजली कर लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे, चलिए जूम इन कर लेते हैं। देखिए, एक तरफ है आपको वेद दिया है, और एक तरफ है वेद जो है किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऋग्वेद जो है किस में? ऋग्वेद में क्या है? सूक्त और प्रार्थनाएं हैं, तो एक का 4 हो जाएगा। यजुर्वेद में आपका क्या है? ठीक है, तो यजुर्वेद में आप सभी को पता है कि यजुर्वेद में क्या है। आंसर इसका करेंगे आप लोग, मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ ताकि आप आंसर कर सकें। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, तो ऋग्वेद में सूक्त हो गया, यजुर्वेद में स्रोत और क्रम कांड हो गए, ठीक है, सामवेद में क्या हो गया? संगीत वगैरह हो गया, आपको पता ही है। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र और जादू टोना वंशीकरण जो भी है। तो 4 2 1 3 ऑप्शन देखें, 4 2 1 3 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं,
T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो ये जो है आंतरीय जीवाणुओं ई कोलाई में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से संबंध में गलत है। ठीक है, वायरस के संबंध में कौन सा गलत है आपको बताना है। ठीक है, तो विषाणु मृतपुंजी होते हैं, तो ये आपको क्या है, गलत है। बाकी देखेंगे तो विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, प्रोटीन आवरण से गिरा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाले अकोशिकीय जीव होते हैं। तो सारा कुछ सही है। दूध से दही किसके द्वारा बनता है, पूछा जा रहा है। दूध से दही, तो यहाँ पे देखिए एजिटोबैक्टर एसिटी, ये तो बैसिलस मैक्थेरियम जेनोथोमोसिट्री, ये देखिए कोई भी इसमें सही नहीं है। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता है लैक्टोबैसिलस नामक जो है जीवाणु से दूध से दही बनता है। आगे देखिए, लंबे समय तक कार्य करने वाले मांसपेशियां थक जाती है, मांसपेशियां थकने के दौरान। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला है साइट्रिक अम्ल बनता है, पायरुबिक अम्ल बनता है, और देखें ऑप्शन सी डी इधर है। अगला है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है और लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल बनता है मांसपेशियां थक जाने के बाद। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। यानी सिंपल सा बात है, HbA1c इसका जो मापन मेजरमेंट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। आप जब जाते हैं तो ये टेस्ट किया जाता है आपका, ये जो है मधुमेह के लिए किया जाता है टेस्ट। ये टेस्ला निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, टेस्ला। तो टेस्ला किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। आगे देखते हैं, एमआरआई परिघटना निम्नलिखित में से किस पे आधारित है। जो एमआरआई किया जाता है उसका प्रिंसिपल जो है, आखिर उसमें किस टेक्निक का यूज किया जाता है, पूछा जा रहा है। नाभिकीय चुंबकीय जो है अनुनाद का जो है यूज किया जाता है। आगे देखें, यहाँ पे मिलान करना है, एक तरफ वैज्ञानिक है, एक तरफ उनका कार्य क्षेत्र है, तो ये आपको बताना है। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए अब दिख रहा होगा आपको। तो कौन से वैज्ञानिक जो है किससे रिलेटेड थे, आप सभी को पता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मैं आपको तरीका पहले ही बता चुका हूँ। जैसे इसमें देखिए स्वामीनाथन के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, आप लोग आंसर करते रहेंगे पैरेलली। देखिए स्वामीनाथन जो है किससे रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि हरित क्रांति से रिलेटेड थे। तो देखिए डी का तो 4 होगा, ऑप्शन में देखेंगे तो ए और बी में जो है डी का 4 है, बाकी सी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है, अब इसके अलावा एक भी अगर कोई आपको पता है तो आप आंसर कर लेंगे। देखिए केसी मेहता जो थे ये पादप रोग विज्ञान से रिलेटेड थे, एक का एक हो गया। जो आपको ये बीरबल साहनी थे, बीरबल साहनी ये जीवाश्म वनस्पति से थे, तो 2 का 2। और पी महेश्वरी जो है भूण विज्ञान से, तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एफ्रेक्स दिया है, थैलेसीमिया दिया है, सर्गेशी दिया है और ट्रांसजेनिस्क दिया है। अब आपको तो इसमें कुछ एक आध तो पता होगा, तो उसको करके आप ऑप्शन पहले देख सकते हैं। सरगोशी तो आपको पता ही है, सरगोशी किसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद थैलेसीमिया। अच्छा ऑप्शन यहाँ पे पूरा नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपको नेक्स्ट पेज में भी कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे देख ले यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन है आपका सी और डी में 1 2 3 4 है और 4 2 1 3 है। चलिए अब आंसर करें इसका। देखिए एफ्रेक्स जो है एक जो है निवेश जय युद्ध का प्रयोग किया जाता है इसमें, ये सही है। फिर थैलेसीमिया में जन्मजात रक्त रोग होता है थैलेसीमिया। और सरगोशी क्या होता है, गर्भ का किराएदारी होता है। ठीक है, और ट्रांसजेनिस क्या होता है, जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। तो 1 का 1 2 का 2 3 का 3 4 का 4, ये ऑप्शन जो है यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो नेक्स्ट पेज में देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला देखिए, इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए, कैंसर के लिए किया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है जो स्वतः दीप्त हो उठता है। ठीक है, आंसर करें। तो ये कौन है, श्वेत फास्फोरस। आगे देखिए, मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है। ठीक है, इसमें जो है कौन सा कारण है। ठीक है, आप बताएं, पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार अभी तक रिपीटेड है।
अमोनिया, अमोनिया के कारण ही जो है। आगे देखिए, धान के लिए समानतः प्रयोग किए जाने वाला खरपतवार नाशक है, धान के लिए। तो देखिए, खरपतवार नाशक का उपयोग हम लोग धान में क्या 2,4-D का करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्रायोजेनिक ताप से आशय क्या है, उस ताप से है। क्रायोजेनिक ताप किसको बोलते हैं, तो 150 डिग्री सेल्सियस से कम है, इसी को हम क्रायोजेनिक तापमान बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बक्साइड को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। तो देखिए, बक्साइड से जो है आपको क्या बनता है इसमें, ठीक है, जो भी आपके सामने ऑप्शन है बताएं। एल्युमिनियम, ठीक है, बक्साइड से एल्युमिनियम बनाया जाता है। एल्युमिनियम का असकी है क्या है आपका बक्साइड है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, क्या यूज होता है इसमें, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, अस्थायीकरण में प्रयुक्त होने वाला फोटोग्राफी में क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको फिर से मिलान करना है, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 131 है, अनुच्छेद 148 है, ठीक है। इसके बाद चलिए ऑप्शन आपका इधर दिखेगा, ये अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 45 है, ठीक है। तो आपको पता है अनुच्छेद 131 में क्या है, ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक महा जो है लेखा परीक्षण के बारे में बताया गया है। और इसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पे, तो अनुच्छेद 42 में क्या है, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति है। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 53 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन, भारत के संविधान में तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है, तीसरे अनुसूची में कौन सा शामिल है, ये पूछा जा रहा है, आंसर करें इसका। देखिए, तीसरे अनुसूची, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ ये नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में भी नहीं है, संघ के मंत्री पद के लिए शपथ का प्रारूप है, संसद के सदस्यों के लिए जाने वाला शपथ है। तो ये 3 4 जो है ये भारत के तृतीय अनुसूची में रखा गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से आपको बताना है। देखिए, तो यहाँ पे 9वीं अनुसूची के संबंध में भूमि सुधार से है, 8वीं अनुसूची में भाषा है, 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को जनजातीय क्षेत्र से है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात की गई है, बात सही है। 8वीं अनुसूची में आपको पता है कि भाषा के बारे में ही बात की गई है, ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन ये 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों से नहीं है, इसीलिए एक गलत है, आपको यहाँ पे सही बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। आगे देखिए, भारतीय संविधान के बारे में पूछा जा रहा है आपको, उन प्रावधानों पे विचार कीजिए जो कि शिक्षा पे प्रभाव डालते हैं, नीचे दिए कूट में। अभी 5वीं 6वीं 7वीं है नीति निषेध तत्व, तो इसमें शिक्षा के बारे में जो है कहाँ बात किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षा पे प्रभाव डालने का। तो देखिए, 5वीं अनुसूची में 6वीं 7वीं और राज्य के नीति निषेध सारा ही सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखें, यहाँ पे भी आपको कथन दिया गया, इस पर विचार करना है। पहला देखिए, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। दूसरा है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तीसरा है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। अच्छा, आपको बताना है इसमें कौन सा उत्तर सही है। देखिए, ऑप्शन दिख रहा होगा, चलिए आंसर करेंगे इसका। देखिए, यहाँ पे 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, ये 26 जनवरी को नहीं किया गया था, तो ये तो गलत हो गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ये बात सही है। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका जो है उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है, ये भी बात सही है। तो 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे।
यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताइए कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तक बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए समाजवाद जोड़ा गया था, ग्राम स्वराज्य नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भी नहीं, पंथ निरपेक्षा। तो आपको समाजवाद और पंथ निरपेक्षता इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, तो 58 का ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी हो गया। आगे देखिए, संविधान के उद्देशिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखिए, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव की अंतोगत संविधान की उद्देशिका बनी। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। अच्छा, बताना है इसमें कौन सा आपको सही है। पहला देखिए, 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और संविधान का उद्देशिका बन भी गया था अंतोगत्या, बात सही है। उद्देशिका की जो है प्रकृति न्याय योग्य यहाँ पर लिखा है। देखिए उद्देश्य की जो प्रकृति है न्याय योग्य आपको क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये बात सही है। बाद में ये आपको बताया गया कि इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, क्या पूछा गया, भारतीय संविधान में प्रस्तावना भारतीय नागरिक के लिए किन किन लक्ष्यों को सुनिश्चित करता है। देखिए यहाँ पे पहला, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, इसमें बिल्कुल सही बात है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारतीय का प्रस्तावना संविधान का जब आप पढ़ेंगे तो सारा बात आपको मिल जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे देखिए, भारतीय संविधान में पाई जाने वाली एकात्मक तत्वों की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखिए देखिए तो यहाँ पे पहला है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों के विधेयक पे राष्ट्रपति की स्वीकृति, आपातकालीन प्रावधान, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था आपको कि एकात्मक तत्वों का पहचान कीजिए। इसमें एकात्मक तत्व कौन है, एकाधिकार जो है, वो बात आपसे किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो राज्यपाल का नियुक्ति हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, आप सभी को पता ही है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति विधेयक पे राष्ट्रपति के, राज्य के विधेयक पे राष्ट्रपति के और आपातकालीन प्रावधान, ये सब एकात्मक। लेकिन लिखित और ये संविधान की सर्वोच्चता ये नहीं आएगा। तो 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपको, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ये किसके द्वारा दल विहीन जो है प्रजातंत्र की अवधारणा दी गई थी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई थी। आगे देखें, जीव मंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है। जीव मंडल के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र और जीव मंडल। जीव आएंगे, जीव से जनसंख्या, फिर पारिस्थितिक तंत्र बनेगा, जीव मंडल। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, रामसर जो है अभिसमय कन्वेंशन भारत में जिस पे हस्ताक्षर किया, किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। अब रामसर के बारे में आपको पता ही होगा, आसान से क्वेश्चन है आपके लिए। आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाता है रामसर में। आगे देखें, परितंत्र में पौधे के पोषण चक्र के लिए नाइट्रोजन चक्र सबसे जो है महत्वपूर्ण प्रक्रिया में एक है। वातावरण में नाइट्रोजन में पौधे में प्रवेश किस रूप में होता है, आपको बताना है, आंसर कीजिए इसका, नाइट्रेट। आगे देखें, कथन और कारण दिया गया है। पहला देखें क्या दिया गया है, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती है। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा आपको सही है। देखिए, अब बिल्कुल बात सही है कि उष्णकटिबंधीय में तितलियों की प्रजाति बहुत अधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ए आर जो है दोनों सही है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देख लिए। अब देखते हैं 67। तो बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो भी आपके एग्जाम में जैसे बनाया जाता है आप प्रैक्टिस करें, इसको अपना जो है मूल्यांकन करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, इसमें आपको मिलान करना है। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए, एक तरफ द्रवित जो है नितल गैसीकरण, सीसा, जल का कैडमियम, सफेद जो है फेफड़ा, और यहाँ पे आपको बताना है, इसका आंसर करेंगे। देखिए द्रवित जो है नीतल जो है गैसीकरण की बात करें तो ये लकड़ी के ईंधन गैस हो जाएंगे। ठीक है, सीसा, सीसा क्या हो जाएगा, तो ये बच्चों में मानसिक जो है, यहाँ पे ध्यान देंगे। जल में जो है कैडमियम है, सफेद फेफड़ा है। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे।
सीसा से देखिए क्या आ जाएगा, बसों में मानसिक, जल में कैडमियम अगर आ जाएगा तो उससे क्या होगा, जल में कैडमियम आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा विद्युत लेपन उद्योग। और सफेद फेफड़ा, ये हो जाएगा वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इंडियन ऑयल जो है कॉर्पोरेशन ने तपेदित उन्मूलन परियोजना शुरू होने हेतु केंद्रीय टीबी प्रभाग और किन राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा तपेदित उन्मूलन के लिए जो है केंद्रीय टीबी प्रभाग और किन राज्यों के बीच समझौता किया गया है। यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे दिए गए कूट के हेल्प से आपको उत्तर जो है बताना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश और आपको छत्तीसगढ़, इन्हीं के साथ जो है साइन हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपको, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक जो है प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जेल को खाने की गुणवत्ता भंडारण स्वच्छता के लिए 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। यहाँ पे जो है ऑप्शन फिर यहाँ पे 4 है और कूट के हेल्प से आपको बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो है केवल एक जो है जेल को दिया गया, वो कौन है, बुलंदशहर जेल जो है बुलंदशहर में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको, इंटरनेशनल जो है स्पेस रजिस्ट्री ने किस भारतीय राजनेता के नाम पे एक तारे का नामकरण किया है, किनके नाम पे जो है किया गया है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया है। आगे देखें, 26वां जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में सही कथन का पहचान करना है। पहला है, इसका आयोजन कर्नाटक में हुआ था। इस महोत्सव का थीम जो है विकसित युवा जो है विकसित भारत थी। आगे देखें, अच्छा अब 2 ही ऑप्शन है, आपको अब बताना है इसमें से कौन सा आपका सही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था आपको, 26वां जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया था, बात सही है। और इस महोत्सव का थीम जो है युवा विकसित भारत थी, ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 2 दोनों सही है, ऑप्शन देख ले। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखें 72। यहाँ पे क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। दूसरा है, विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अब देखिए दोनों को लिख दिया कि पहला गवर्नर जनरल था, तो क्लियर हो गया कि दोनों में एक कोई ना कोई तो गलत होगा ही। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव भारत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा नहीं नहीं, बंगाल है और भारत है। ठीक है, चलिए, तो पहला है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये गलत हो गया। विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखें, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली जो लाया। तो सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया, सिंपल सा बात पूछा जा रहा है, तो ये लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा लाया गया था। आगे देखें, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी, यानी पहली घटना कहाँ घटित हुई थी 1857 को लेके। तो ये सैनिकों का दिल्ली पे जो है लाल किले पे पहुंचना। ठीक है, मेरठ से जो है सैनिक जो है पहुंच गए थे कहाँ पे, लाल किला पे। आगे देखिए, एक आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, सॉरी एका आंदोलन को जो है प्रारंभ किया गया था। एका आंदोलन को कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के हरदोई बाराबंकी और अन्य स्थान पे एक आंदोलन चला था, किसानों का आंदोलन था। आगे देखिए, 70 निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम जो है किसकी स्थापना हुई। इन सब में बताना है सबसे पहले कौन स्थापित हुआ है। तो इन सब में सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता स्थापित किया गया था। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने जो है सोम प्रकाश नामक जो है समाचार पत्र शुरू किया था। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। ठीक है, रूढ़िवादिता का समर्थन करने वाले कौन थे, आप सभी को पता ही होगा कौन थे, ये राधाकांत देव थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला देखें, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत मानक समय रेखा तेलंगाना से होकर गुजरती है। बताना है इसमें कौन सा सही है। यानी सिंपल है, देखिए आपका जो है इंडिया का जो है अपना ये मैप है जो, ठीक है, इंडिया का मैप है, इसमें पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण, यानी ये वाली लंबाई आपसे पूछी जा रही है। ये वाला 29 से 33 है क्या,
और जो मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री वाला गुजरता है, क्या वो तेलंगाना से गुजरता है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिख रहा होगा आपको। चलिए आंसर करेंगे इसका। देखिए, भारत में देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 29 से 33 नहीं है, और ये तेलंगाना से भी नहीं गुजरता है, दोनों ही गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत और चीन सीमा के संदर्भ में बताना है आपको कौन सा सही है। देखिए, पहला, भारत की चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा लगती है। चीन की सीमा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। अब इसमें यही आपको बताना है, बताइए कौन सा इसमें सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। चलिए इसको जूम इन कर देते हैं, दिख रहा होगा अब आपको। भारत और चीन के संबंध में आपको बताना है। देखिए, भारत और भारत के बात करें तो चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा लगती है। पर भारत सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा बनाता है, तो पश्चिम बंगाल के साथ, सॉरी पश्चिम बंगाल में बोल दिया, बांग्लादेश के साथ बनाता है। ठीक है, और ये बात क्या सही है कि दूसरी भारत की सीमा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, किसकी, चीन के, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे केवल जो है क्या होगा आपका, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है। इन राज्यों में जो है नेपाल के साथ सबसे कम कौन सीमा बनाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, बिहार है और सिक्किम है। तो इसमें जो है सिक्किम सबसे कम सीमा बनाता है। ठीक है, आगे देखें। काराकोरम श्रेणी के संदर्भ में आपको बताना है। इसे जो है कृष्णागिरी भी कहा जाता है, काराकोरम के अक्साई चीन इसी श्रेणी में आता है। बताना है इसमें कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है आपको। ठीक है, तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, कृष्णागिरी भी कहा जाता है, बात सही है। अक्साई चीन इस श्रेणी का जो है हिस्सा है क्या, तो ये नहीं है। ठीक है, तो गलत बताना था, तो केवल दो हो जाएगा। तो 82 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखें। फिर यहाँ पे घाटी है और राज्य है, कौन से घाटी किस राज्य में है। चलिए जूम इन करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कौन सी घाटी किस राज्य में है। देखिए, जुक्कू घाटी ये कहाँ पे है, आपको नागालैंड में है। तो ए का तो 4 हो गया। अब देखिए, ऑप्शन में ए का 4 जो है ए में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, तो बी और सी तो ऐसे ही क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब एक कोई यदि आपको पता है इसमें, तो आप सही उत्तर जो है इसका बिल्कुल कर सकते हैं। आगे देखें, अराकू घाटी ये आंध्र प्रदेश में है, तो 3 हो गया। अब देखिए 4-3, 4-3 ऑप्शन डी में दिख रहा है। खैर आगे देख लेते हैं हम लोग। ये पांगी घाटी ये कहाँ हो गया, हिमाचल प्रदेश में, और सोर घाटी आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। दामोदर घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये नदी घाटी जो है, ये नदी मालवा के पठार से निकलती है, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी के बारे में बताना है। इस नदी के किनारे धनबाद शहर जो है स्थित है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपको सही है। देखिए, तो ये मालवा के पठार से निकलती है दामोदर नदी, बिल्कुल सही है। इस नदी के किनारे धनबाद शहर बसा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग आंसर जरूर पैरेलली करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नदी कावेरी में दाहिने तट से नहीं मिलती है। देखिए, अब जैसे यहाँ पे बाएं दाहिने की बात की गई, जैसे मान लीजिए कावेरी नदी हो गई। ठीक है, तो इसका दाहिने कौन साइड हो गया, अगर नदी का फ्लो अगर लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, ऐसे है, तो ये दाहिने हो गया, बाएं हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है कि दाहिने से नहीं मिलती है, यानी इधर से नहीं मिलती है, ये बताना है। ये कौन है, हेमावती है। आगे देखें। ये एक तरफ जो है खनिज है और एक तरफ राज्य है। आपको बताना है कौन सा इसमें जो है सही नहीं है, गलत कौन सा है। ठीक है, देखिए, पहला है ब्राह्मजादा उड़ीसा, बिलोचिम गोवा, बरगान बरगवान की पहाड़ी झारखंड, और अग्निगुंडला आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बरगवान पहाड़ी झारखंड में नहीं है। आगे देखते हैं। यूरोप की नदियों के संदर्भ में आपको बताना है। डॉन नदी बाल्टिक सागर में गिरती है। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है। जर्मनी का वान शहर राइन नदी के किनारे स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए, आंसर कीजिए इसका। देखिए, डॉन जो नदी है बाल्टिक सागर में गिरती है, गलती है। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है, सही है। और जर्मनी का वान शहर जो है राइन नदी के किनारे बसा हुआ, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखें। यूरोप का निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जो है जलयान उद्योग हेतु प्रसिद्ध नहीं है।
ठीक है, ये बताना है कौन सा इसमें प्रसिद्ध नहीं है। ये कौन है आपको? न्यूयॉर्क कैसल। ठीक है, आंसर आप लोग करते रहेंगे, थोड़ा सा वक्त मैं इसीलिए आपको दे रहा हूँ। आधुनिक भारतीय इतिहास निम्नलिखित संधियों के उनके आरोह क्रम में जो है असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। जो जो संधि हुआ था इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। देखिए, तो इसमें देखेंगे तो इलाहाबाद की प्रथम संधि, उसके बाद बनारस की संधि और इसके बाद फैजाबाद की संधि। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1, 3 और 2। ठीक है, तो 89 का ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह के संदर्भ में बताना है। पहला, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह इन्हें राजा की उपाधि दिए थे। आगे देखते हैं। अगला देखते हैं। इन्हें अमृतसर को अहलुवालिया मिशन छीन लिया था। अमृत इन्होंने अमृतसर को अहलुवालिया मिशन से छीन लिया था। अब बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए, तो ये दूसरा तो गलत है, पहला ही सही है, केवल एक। राजा की उपाधि इनको वही दिए थे। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में बताना है। यह विद्रोह जो है 1857 के महान विद्रोह के तुरंत जो है पूर्व हुआ था, यानी सन्यासी विद्रोह जस्ट इससे पहले हुआ था। दूसरा देखें, इस विद्रोह का दमन लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखें, चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। ऑप्शन अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आपको बताना है केवल एक है, दो है, एक दो दोनों है, ना तो एक ना ही दो। देखिए, सन्यासी विद्रोह जो है इसके बारे में बात करें तो 1857 के महान विद्रोह के तुरंत पूर्व हुआ था, तो तुरंत जस्ट तो पहले नहीं था। ठीक है, और इसका लॉर्ड हेस्टिंग दमन भी नहीं किए थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 92 देख ले। एक तरफ सभा संस्था और एक तरफ स्थापना वर्ष है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से सभा संस्था का स्थापना कब हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करें। देखिए, मित्र मेला जो है आपको कब बना था? ये इंडिया हाउस, भारत नौजवान और ढाका अनुशीलन समिति। देखिए, मित्र मेला 1899 में हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा। इंडिया हाउस जो है आपको 1905 में, दो हो गया। भारत नौजवान सभा 1926 और ढाका अनुशीलन जो है 1902। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आगे देखें। अगला है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। दूसरा है, स्वदेशी आंदोलन अपने लक्ष्य को पाने में पूर्णतः जो है सफल रहा था। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए, बिल्कुल ही बात सही है कि बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू किया गया था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद ये हुआ। स्वदेशी आंदोलन को अपने लक्ष्य को पाने में पूर्णतः सफल रहा, ये सफल पूर्णतः नहीं रहा था। ये तो गलत हो गया, तो ये सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 1800 जो है 67-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अविनिश्चित किया। ये कौन जो है बताए थे कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये थी? देखिए, यहाँ पे रनाडे दिया है और सर डब्ल्यू हंटर। इसके अलावा और देखते हैं, आरसी दत्त हैं और दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब आंसर आपको पता चल गया होगा, दादा भाई नौरोजी ही थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? किनके द्वारा जो है वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय निकाला गया था? ये कौन थे? BKRB राव। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? निगेटिव में चला गया था कृषि। तीसरी, पांचवी, सातवीं या नौवीं? ठीक है, चलिए बताइए इसका उत्तर आप लोग। कौन थी? तीसरी थी। आगे देखें, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? और अभी जो है थोड़े 1-2 दिन ही पहले हम यहाँ पे आपको ये आर्थिक वाला डाटा कराया है, उसमें आपको बताया गया था। ठीक है, ये कौन है? आपको चीन है सब्जी उत्पादन में। आगे देखिए, भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है। कृषि आय कर, तो ये राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। आगे देखें, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे? कच्चा तेल के उत्पादन से है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2008 में किया गया था। आगे देखें, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है?
ये कहाँ स्थित है आपको? लखनऊ में। आगे देखिए, किस फर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? किसी भी कोई फॉर्म जैसे होता है उसमें चल लागत पूंजी में क्या शामिल नहीं है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है भूमि राजस्व शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत इनमें कौन है? तो देखें, उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादन, नियोजन, ये क्या हो जाएगा आपका? सभी हो जाएगा। कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांत, तो यहाँ पे डी हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखें, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के द्वारा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कोई भी निजी भवन पे जो है राष्ट्रीय झंडा फहरा सकता है, और किसके तहत जो है नागरिक का मौलिक अधिकार है, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, देख लेते हैं अगले पेज में। देखिए, तो ये कौन सा आर्टिकल है आपको? संविधान का आर्टिकल 19 का 1 का ए। इसी में जो है निजी भवन पे आपको झंडा फहराने का जो अनुमति है। इससे पहले नहीं था एक्चुअली में, ये बाद में ऐड किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ठीक है, 21 में कौन नहीं आता है ये पूछा जा रहा है। देखिए, तो एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना और मृत्युदंड। ठीक है, तो इसके दायरा में जो है कौन नहीं आता ये पूछा है, तो मृत्युदंड जो है इसके दायरा में नहीं आता है। आगे देखिए, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने दिन तक जो है मैक्सिमम उसको बंदी बनाया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। ये जो है 3 माह के लिए। आगे देखें, भारत के संदर्भ में बताना है। ठीक है, चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। ठीक है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों को अपने नियम हैं। अब बताना है इसमें से आपको कौन सही है। देखिए, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही क्या है आपका? यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने का राज्य सरकार को ही आपका नियम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आगे देखिए, केवल 2। अगला देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पे ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे दो तीन स्टेटमेंट दिया है। चलिए जूम इन कर लेते हैं। 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो है किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए, पहला है, इसके वाक के स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा अगर किसी को बाध्य किया जाएगा, तो ये बात क्या है? सही है। इसे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार के लिए स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी सही है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, तो ये भी बात सही है। इसके लिए कोई विधिक उपबंध नहीं बना हुआ। क्योंकि तीनों बात ही सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। यहाँ पे देखिए, फिर वक्तव्य दिया गया है। पहला है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति कानून नहीं बनता है। इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। देखिए, सही है बिल्कुल, राष्ट्रपति संसद का भाग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर ही संसद बनता है। ठीक है, तो ये सही हो गया। और संसद के दोनों सदनों में जो पारित विधेयक होता है, राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करता है वो कानून नहीं बनता है, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या पूछा गया है? पूछा जा रहा है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पे अध्यादेश में बिना किसी बदलाव उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन है, आंसर करें इसका। ये अनुच्छेद कौन था? अनुच्छेद 123 था। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? ठीक है, आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति को जो है किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है। पहला देखें, वास्तविक और लोकप्रिय। आपको पता ही है कि राष्ट्रपति को वास्तविक और लोकप्रिय, वास्तविक अधिकार है नहीं, ये तो गलत हो गया। औपचारिक है और विधिक है, ये बात सही है, औपचारिक अधिकार ही है। राजनीतिक और नाम मात्र, और संवैधानिक और नाम मात्र। तो देखिए, संवैधानिक और क्या है? नाम मात्र है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 4। ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 112।
उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है। चलिए जूम इन कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जो है आपको टोटल 4 स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। अच्छा इसमें नेक्स्ट देखते हैं पेज में और कुछ क्वेश्चन में ऐड है क्या। अच्छा हाँ ठीक है, देखिए नीचे दिए गए आपको कोड की सहायता से आपको बताना है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 2 है, 2 3 है, 1 4 और 3 4, ठीक है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए। जनता के सदन के सदस्य, फिर है किसी राज्य में विधायिका की सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अच्छा इसमें क्या बताना था आपको, कौन सही नहीं है, गलत बताना है। देखिए तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन का ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। राज्यसभा में जो योग्यता होता है वही उपराष्ट्रपति के लिए चाहिए होता है, तो गलत हो गया। और उसको औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका गलत क्या हो गया, 1 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे देखें, भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पे देखें भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताएं। चलिए जूम इन कर लेते हैं। और एक्चुअली मैं जूम कर देता हूँ पहले से क्वेश्चन को, कि आपको जो है मोबाइल में मैक्सिमम लोग देखते हैं तो आपको क्वेश्चन क्लियर दिख पाए, बट कोई कोई क्वेश्चन जो है जूम करके पॉसिबल नहीं है। देखिए तो उपराष्ट्रपति के संबंध में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, ठीक है। देखिए पहला लिखा है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले राष्ट्रपति है और दूसरे पे उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति के पास पद के संबंध में कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है, ये भी बात सही है। कोई औपचारिक उसका जो है दायित्व तो नहीं होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी बात सही है, उपराष्ट्रपति ही करेगा। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपद स्थितिकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है, तो ये भी सही। यहाँ पे सारा स्टेटमेंट ही सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। अगला है आपको प्राच्य पश्चात शिक्षा विवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। देखिए पहला है प्राच्य विद्या के समर्थन में हिंदुओं और मुसलमानों के पुराने साहित्य के पुनरुत्थान का महत्व दिया है। प्राच्य मतलब पुरानी जो है पश्चात शिक्षा की बात की जा रही है, तो ये बात क्या है, सही है। प्राच्य विद्या के समर्थन में नेतृत्व मुनरो और एल्फिंस्टन ने किया था। अभी प्राच्य विद्या का समर्थन ये क्यों करेंगे मुनरो और एल्फिंस्टन, तो ये तो आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। पाश्चात्य या आंग्ल शिक्षा के समर्थन में भारतीयों के एक ऐसे समूह का निर्माण करने पर बल दिया जो रंग और रक्त के भारतीय हो परंतु विचार और रुचि के बुद्धि से अंग्रेज होते, ये भी बात सही है, ठीक है। देखिए एक हो गया आधुनिक शिक्षा हो गया, एक हो गया पुराना शिक्षा, ठीक है। तो प्राच्य विद्या के लिए जो है हिंदू और मुसलमानों के पुराने साहित्य के पुनरुत्थान को महत्व दिया गया, ठीक है। प्राच्य पश्चात, ठीक है, यहाँ पे प्राच्य पश्चात है यानी वही आधुनिक शिक्षा की बात की जा रही है, तो पहला सही है, दूसरा यहाँ पे तीसरा भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट है, अच्छा इसमें बताना है कौन सा सही है, ठीक है। देखिए पहला है इसमें गरीबी के सापेक्षिक प्रतिमान मापन विधि के प्राय गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है जिसमें विभिन्न आयु वर्गों के असमानता स्पष्ट हो जाती है। गरीबी के जो सापेक्षिक प्रतिमान निकालने के लिए हम लोग गिनी गुणांक और लॉरेंज जो है वक्र का प्रयोग करते हैं, क्या पहला है। दूसरा, भारत में निर्धारित मापन हेतु सापेक्षिक प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है जिसके आधार पर निर्धारित न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धारित रेखा कहा जाता है। इसमें बताना है कौन आपका सही है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आपका सही है बिल्कुल, गरीबी का जो है सापेक्षिक प्रतिमान अगर निकालना होता है मापन विधि गिनी कोफिशिएंट जो होता है, गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र से हम लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपको गलत है, यहाँ पे तो केवल एक सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आगे देखते हैं, 116 देखे क्वेश्चन। ये आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला देखिए, सरकारी बजट के राजस्व खातों का कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो घाटे का मात्र राजस्व घाटा कहलाता है। चलिए इसका आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए जूम इन कर देते हैं।
दूसरा स्टेटमेंट है भारत का राजस्व घाटा शब्दावली का प्रयोग वित्त वर्ष जो 1997-98 में प्रारंभ हुआ था। प्रभावी राजस्व घाटा अवधारणा भारत में पहली बार 2004-5 में इस्तेमाल किया गया था। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, देखिए सरकारी बजट में राजस्व घाटा का कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो घाटे की मात्रा राजस्व घाटा, बिल्कुल बात है। राजस्व घाटा क्या कहलाता है? अगर मान लीजिए आप व्यय ज्यादा कर दिए, आपका आय कम हुआ, तो उसी को राजस्व घाटा बोलते हैं। तो स्टेटमेंट सही है। भारत में राजस्व घाटा जो है शब्दावली सबसे पहले 1997-98 में आया था, ये भी बात सही है। प्रभावी राजस्व घाटा जो है 2004-5 में इस्तेमाल किया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। तो यहाँ पे जो है 1 2 सही है केवल, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ पे कोयला क्षेत्र है और इनका अवस्थिति है, आपको बताना है कौन सा क्षेत्र जो है किस घाटी में पड़ता है, यही बताना है। देखिए, तो यहाँ पे कर्णपुरा, ये जो है ऊपरी दामोदर नदी में, सही है। यहाँ पे सोहागपुर, ये सोन नदी में है। सोनघाट, यहाँ पे सोनहट है, महानदी में है। और सिंगरैनी गोदावरी वाले में है। तो ये सारा ही ऑप्शन क्या है, एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखें, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ पे? बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, 2 है, लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडारण जो है झारखंड में है। बिटुमिनस कोयले का सर्वाधिक भंडारण जो है तमिल में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, बताना है इसमें कौन सा सही है। आंसर करेंगे। देखिए, लिग्नाइट कोयले का सबसे भंडारण जो है, बड़ा भंडारण झारखंड में है, और बिटुमिनस का जो है तमिल में है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका यहाँ पे पूरी तरह से? यहाँ पे देखेंगे, पहला देखिए ऑप्शन क्या दिया है, केवल 1, केवल 2। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है झील कौन सा है? भारत का झील पूछा जा रहा है जो सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है। आंसर कर लिए होंगे आप लोग, चेलामू झील। आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक तरफ महाद्वीप है। ठीक है, और देखिए ऑप्शन जो है आपको इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं था, वही बताना था। अभी देख लेते हैं। देखिए, चारों ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे बताना है। तो एशिया, मालदीव सबसे छोटा देश है एशिया का, ये बात तो सही है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश मॉरिशस, ये गलत हो गया। उत्तरी अमेरिका का ग्रेनाडा, ये भी गलत हो गया। यूरोप का वेटिकन सिटी, ये सही है। तो यहाँ पे चूंकि गलत बताना था, कौन सुमेलित नहीं है, तो ये 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन देखें यहाँ पे, तो 120 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 3। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है आपको बताना है। पेरियार है, मांडोवी है, साबरमती है। ठीक है, चलिए इसको जूम इन करते हैं। देखिए, ऑप्शन दिख रहा होगा, आंसर करें। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखिए, ये हो गई आपको बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो ये साबरमती, पेरियार, मंडवी सब सब इधर ही आपको गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कोई नहीं गिरती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? देखें, 1 2 3 सभी, ये कोई इसमें बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? मूल संरचना का जो है, अब ये भारत का संप्रभुता है, संविधान का सर्वोच्चता है, न्याय तक प्रभावी पहुंच, संसद द्वारा बनाए गए कानून। तो मूल तत्व संरचना का जो है हिस्सा कौन नहीं है? संसद द्वारा बनाए गए कानून, ये सब जो है मूल संरचना का हिस्सा है। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला देखें, संसद में अल्प सूचना के प्रश्न पूछने से पूर्व सदस्य के निर्धारित रीति के भीतर कम से कम 10 दिन का नोटिस देना होता है। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। इसमें बताना है जो आपको कौन सा सही है। ठीक है, देखिए 2 ही स्टेटमेंट है यहाँ पे। पहला देखिए, संसद में जो अल्प सूचना के प्रश्न अगर कोई पूछना है आपको, तो 10 दिन पहले जो है आपको नोटिस देना होता है, बात सही है। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, ये जो है आपको स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ पे चूंकि सही बताना है, तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? केवल 1। ठीक है, केवल 1 ही हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे ऑप्शन जो है जनरली जो ए में देता है केवल 1,
लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे जो एग्जाम में किया जाता है। ठीक है, तो 123 का सी हो जाएगा। आगे देखें, फिर यहाँ पे जो है आपको मिलान करना है। चलिए इसको हम जूम इन कर लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे जो है आपको एक तरफ जो है ये बैतून उलूम, खैरुल जो है मनाजिल, शेर मंडल, आगरा का राजकीय पुस्तकालय, ये सब जो है किनके द्वारा ये सब स्टेबल किया गया था, यही पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन आपको इधर दिख रहा होगा। अच्छा, दो ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये भी ठीक है, और सी डी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब ऑप्शन आपको दिख गया होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो बैतुल उलूम जो है ये जैविनिसा के द्वारा, तीन हो जाएगा। खैरुल मनाजिल ये महामनंदा के द्वारा, और शेर मंडल ये जो हुमायूं के द्वारा, ये शेर मंडल पुस्तकालय, और आगरा का राजकीय पुस्तकालय अब बचा हुआ एक ही है। ठीक है, अकबर। ठीक है, तो ये इनके द्वारा स्टेबल कराया गया था। 3 1 4 2 हो जाएगा ऑप्शन देखे तो। 3 1 4 2 यहाँ पे तो है नहीं, इधर देखते हैं। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। देखिए 3 1 4 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। यहाँ पे देखेंगे एक तरफ संगठन दिया है, एक तरफ इनका संस्थापक दिया है। ठीक है, आपको बताना है। चलिए फिर जूम कर लेते हैं, जूम इन। ठीक है, देखिए एक तरफ संगठन है और एक तरफ संस्थापक है। आपको बताना है कौन सा इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 करेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा था। ए का 2 हो गया। अब देखिए 2 हो गया जैसे ही, तो आपका ए भी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब सी या डी में कोई होगा। ठीक है, उसके बाद देखें, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन ये किसका था, सर सैयद अहमद खां का। तो एक हो गया। 2 1, अब ऑप्शन में चेक करें। 2 1 ऑप्शन क्या मिल गया है, डी मिल गया है। और लास्ट में बचा बम्बई प्रेसिडेंसी, फिरोज शाह मेहता का था। और लंदन इंडिया जो है कमेटी, ये पुरुषोत्तम मुदलियर का। तो यहाँ पे इस तरह से 2 1 4 3 हो जाएगा। आगे देखें, अगला जो है आपको, चलिए इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। 126 नंबर देखिए, कलाइलल जो है सर्कुलर के संबंध में बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए अभिकथन है और कारण है। ठीक है, देखिए पहला दिख रहा होगा आपको। चलिए अब आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन है। ठीक है, देखिए पहला है कि कलाइल सर्कुलर असहयोग आंदोलन से संबंधित है। इस सर्कुलर के जरिए ब्रिटिश सरकार के अधिकारी कलाइल ने शैक्षिक संस्थाओं के जरिए छात्रों को आंदोलन में भाग लेने से रोकने की कोशिश की। इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। आंसर कर लिए होंगे आप लोग। देखिए पहला तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे कि कलाइल सर्कुलर असहयोग से संबंधित है। इस सर्कुलर के जरिए ब्रिटिश सरकार के अधिकारी कलाइल ने शैक्षिक संस्थानों के जरिए छात्रों के आंदोलन में भाग लेने से रोकने की कोशिश की थी। ये बात सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए गलत है और आर सही है। अगला देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी तक, इसका आंसर करेंगे। देखिए इसकी स्थापना 1920 में कलकत्ता में की गई थी। इसकी स्थापना बीपी बाडिया द्वारा की। इसके अध्यक्ष लाल लाजपत राय और उपाध्यक्ष जोसेफ जो है बेफिस्टो द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल ये बात जो सही है, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, लाल लाजपत राय और जोसेफ जो है बेफिस्टो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन 3 हो जाएगा, केवल सही यही है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। देखिए, जब एक प्रजाति को लाभ हो रहा हो दूसरी अप्रभावित रहे तो ये कौन अंतर जातीय जो है अंतःक्रिया है। ये हम लोग दृष्टि में एक क्वेश्चन जो है देखे हुए थे, किसी एक प्रजाति को लाभ हो रहा है और दूसरा जो अप्रभावित रहे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन वहां पे आपको किया था। ये कौन है, सहभोजिता इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन है और कारण है। ठीक है, चलिए जूम इन कर ही लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जो है सही होगा। यहाँ पे देखिए पहला है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है। जलीय परितंत्र का उत्पादक सूक्ष्म जो है पादप वल्लवक होते हैं जो तीव्र गति से जनन करते हैं।
नीचे दिए गया जो आंसर है उसमें आपको बताना है। बताइए। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का जो है पिरामिड उल्टा हो सकता है, बात सही है। जलीय परितंत्र में उत्पादन सूक्ष्म जो है आपको बात करें तो सूक्ष्म जो है पादप पलवक होते हैं जो तीव्र गति से जनन करते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 लोक अदालत के संबंध में बताना है। ठीक है, लोक अदालत की स्थापना वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में की गई है। लोक अदालत द्वारा किए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय के निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया है। लोक अदालत के आदेश सभी पक्षों के लिए अंतिम तौर पे बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया है आपको। ठीक है, लोक अदालत के बारे में आपको बताना है, आंसर करिए आप लोग। देखिए 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। पहला देखिए, लोक अदालत की जो स्थापना की गई थी वैकल्पिक विवाद के निवारण के लिए की गई थी, बात सही है। लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया है, भी सही है। और लोक अदालत के आदेश सभी पक्षों के लिए अंतिम तौर पे बाध्यकारी होते हैं, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2, ऑप्शन देखें 1 2 3, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 131 विद्युत उत्पादन जो है स्थापित क्षमता में हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए अवरोही क्रम में आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ध्यान देंगे कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। तो देखिए यहाँ पे तापीय ऊर्जा, नवीनकरणीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, सबसे ज्यादा जो है विद्युत ऊर्जा जो है अभी कहाँ से हमको मिलता है? तापीय से, थर्मल पावर प्लांट से, फिर नवीनकरणीय से और लास्ट में नाभिकीय से। नाभिकीय जो है ऊर्जा काफी हम लोग कम जो है उत्पादन करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 132 निम्नलिखित में से भारत किस कृषि वस्तु के विश्व में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है? ठीक है, आपको बताना है कृषि उत्पादन में भारत। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, अभी थोड़े दिन पहले आपको एक आर्थिकी का डाटा दिए थे, वहां पे आपको ये बात बताया गया था। देखिए तो दूध में, अंडे में, मत्स्य पालन, मांस में आपको पता है कि दूध में भारत क्या है? प्रथम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक, केवल एक। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। निम्नलिखित जो है कोयला उत्पादन राज्यों के भंडारण भंडारण जो है कि दृष्टि से आरोही क्रम में बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोयला उत्पादन में, भंडारण में, देखिए दो चीज होता है, एक होता है उत्पादन और एक होता है भंडारण। तो भंडारण किसके पास सबसे ज्यादा है, उसको आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला है आपको, हड़प्पाई मुद्राओं में सबसे अधिक संख्या में कौन से पशु का अंकन मिला है? ठीक है, हड़प्पाई मुद्रा में सबसे अधिक किसका अंकन मिला है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है सबसे ज्यादा। आगे देखें, हिंदू एवं शासकों के संबंध में आपको बताना है। ठीक है, देखिए डेमोक्रेटिक्स वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक एंटियाटिस था, और हेरोडोटस जो है एंटियाडिस का राजदूत था। कालिदास ने यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया है, बताना है इसमें कौन सा सही है। तो देखिए ये हेलियोडोरस जो है एंटिलिक्स का राजदूत था, बात सही है। और कालिदास जो है यौनों के आक्रमण का उल्लेख करते हैं, ये भी बात सही है। 2 और 3 ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे देखिए कथन और कारण दिया है। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है, इस समय सूर्य सीधा सर के ऊपर होता है, वर्षा के बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। तो देखिए बिल्कुल बात सही है, 12 बजे आपको इंद्रधनुष नहीं दिखाता है, दिखाई देता है, और सूर्य जो है सीधे सर के ऊपर होता है इसमें। आगे देखते हैं, कथन पे विचार करना है। देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। सुंदरवन आर्द्रभूमि भारत के सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। लोकटल झील मॉन्टेगस रिकॉर्ड में शामिल आर्द्रभूमि है। शेमोरिरी झील और सोकार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए तो पहला स्टेटमेंट सही है, भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। सुंदरबन आर्द्रभूमि सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है, सुंदरबन, ये भी पता है। लोकटल झील जो है आपको मॉन्टेक रिकॉर्ड में शामिल आर्द्रभूमि, ये भी सही है। सोमरेरी झील और सोकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर में, ये गलत हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, भारत का सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि कहाँ पे है, ठीक है, तो वो शायद तमिलनाडु में है। ठीक है, शायद 14 आर्द्रभूमि है। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला, तो ये भी सही था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 138 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जूम इन कर लेते हैं। देखिए अब दिख पा रहा होगा, कर के ऊपर कर लगाना तथा जिसकी गणना दायित्व पर की जाती है उसे उपकर कहते हैं। कर के साथ उसके कर आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर अभिभार कहलाता है। हाल ही के वर्षों में भारत में उपकर अभिभार की तरह ही कर दायित्व भी लगाया जा रहा है। इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। देखिए, तो अभी हाल ही के वर्षों में देखेंगे तो भारत में जो उपकर है अभिभार की तरह ही कर जो है दायित्व लगाया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे केवल 3 होगा। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका, केवल 3 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, आगे देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में आपको बताना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। मंत्री उपराज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है, गलत आपको बताना है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त करते हैं, बात सही है। मंत्री जो है उपराज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं, तो ये बात इसमें यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे गलत चूंकि बताना था, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ना तो 1 ना ही 2। मतदान की आयु सीमा में कमी करने या वृद्धि करने का अधिनियम पारित किया जाना चाहिए। ये कौन कर सकता है, मतदान का सीमा कम किया जाए या अधिक किया जाए? सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो संसद के साधारण बहुमत से, ये तो गलत है, साधारण बहुमत से निर्णय नहीं लिया जा सकता है, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत और आधे राज्य के सहमति द्वारा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये बड़ा निर्णय है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको विशेष बहुमत तो चाहिए, साथ साथ आधे राज्य की सहमति भी चाहिए। निम्नलिखित में इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप कौन है? इंडोनेशिया का सबसे छोटा कौन है? जावा द्वीप है। आगे देखें, निम्नलिखित झीलों में कौन सी झील तंजानिया और युगांडा में सीमा बनाती है? ठीक है, कौन सी झील है? तो ये आपको विक्टोरिया झील है। निम्नलिखित में कौन सा नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, केन है, हिंडन है, क्रमनासा, चंबल। तो क्रमनासा जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। आगे देखें, निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन है? चंदौली है, पीलीभीत है, ये देखिए। और ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, इसके अलावा मिर्जापुर और चित्रकूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत कहाँ पे है? तो ये आपको है चंदौली में। ठीक है, और यूपी का एक मैप स्पेशल आपको कराया गया है, तो जाके आप देख लेंगे, वहाँ पे मैप से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आगरा घराने के जनक रहे कहे जाने वाले शुजान खान किसके दरबारी गायक थे? तो ये किसके थे? अकबर के। आगे देखें, यद्यपि यद्यपि मैं कुरान नहीं पढ़ा है, न कि अभी रोजे भी रखता हूँ, और न ही कभी शुक्रवार को नमाज में सम्मिलित होता हूँ, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ। यह कथन जो है किसका है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का स्टेटमेंट था। आगे देखें, निम्नलिखित नेताओं में कौन जो है 1925 में गांधी जी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका स्थान लिए? तो 1925 में जो है गांधी जी का कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ, और फिर जो है कौन अध्यक्षता लिया, यही पूछा जा रहा है। ये कौन थी? सरोजिनी नायडू उनके बाद 1926 में। आगे देखें, भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है? ठीक है, भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व पूछा जा रहा है। ये हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, कौन सा है? ऑक्सीजन है। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा टाइगर रिजर्व में किशनपुर वन्यजीव अब बिहार और कतरनिया घाट वन्यजीव बिहार सम्मिलित है। इसमें बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, विवाद सही है। और इसमें देखेंगे तो किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट ये इसमें सम्मिलित है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और लास्ट है, G7 के सदस्य देश कौन है? ठीक है, G7, यहाँ पे G20 G7 जो होता है, तो G7 में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। देखिए, पहला अमेरिका है इसमें G7 में, सही है। रूस इसमें G7 में आपको नहीं है।
ठीक है, फ्रांस शामिल है क्या? फ्रांस शामिल है। इसके अलावा इटली शामिल है और ब्रिटेन शामिल है। तो 1 3 4 5, ठीक है, 1 3 4 5, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन इसका फिनिश कर लिए। ठीक है, 150 क्वेश्चन। फिर इसका हम सेट 2 जो आपको जो है कल लेके आएंगे, सेट 3 और सेट 4 और 5 सारा चीज़ आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अपना मूल्यांकन करें, लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।